तो आज बच्चों हम चैप्टर करने वाले हैं कॉलोनाइजेशन एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। तो ट्राइबल सोसाइटीज़ क्या थी बच्चा? इंडिया इज़ ए होम टू लार्ज नंबर ऑफ इंडिजिनस पीपल हु आर स्टिल अनटच्ड बाय द लाइफस्टाइल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इंडिया में ऐसे अभी भी कई सारे लोग हैं, इंडिजिनस पीपल हैं, जो कि इंडिया की कंट्री से ही बिलोंग करते हैं। और वो लोग कैसे हैं, अभी भी आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल्स है उससे टच में नहीं है, मतलब वो मॉडर्न नहीं है। इंडिया हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल इन द वर्ल्ड। और इंडिया में ट्राइबल पीपल की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलती है। दीज ट्राइबल पीपल आर आल्सो नोन एज आदिवासीज, डिपेंड हैविली ऑन द नेचर। और इनको दूसरा नाम आदिवासी बोलते हैं, जो आपने सुना ही होगा ना। और ये पूरे के पूरे नेचर पे डिपेंड करते हैं। नेचर पे मतलब इनको मतलब खाने के लिए, मतलब पूरा खाना जो भी इनका काम है वो पूरा डिपेंड करता है नेचर पे, है ना। Some of the major tribal groups in India include Gonds, Santals, Khasis, Angamis, Bhils, Bhutias and Great Andamanis। और ये कई टाइप्स हैं, मेजर ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ठीक है, इनके नाम क्या है? गोंड, सैंथल्स, खासीज, अंगमीज, भील्स, भूटियाज एंड ग्रेट अंडमानीज। ठीक है, ऑल दिस ट्राइबल पीपल हैव देयर ऑन कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड लाइफस्टाइल। और जितनी भी ये ट्राइबल की आपको ये बताइए ना कि कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इन सभी ट्राइबल ग्रुप्स का अपना ही अलग से कल्चर है, अपना अपना सबका सेपरेट कल्चर है, अपना ही इनका ट्रेडिशन है, अपनी इनकी लैंग्वेज है और इनका अपना ही एक रहने का लाइफस्टाइल है। Some of the tribal societies like Gonds of Madhya Pradesh, Chhattisgarh even formed powerful kingdom in the latter half of the medieval period. During the Mughal rule, majority of the tribal continued to live deep inside the forest, undisturbed and lived by hunting, agriculture, herding and fishing. अब जब मुग़ल का राज्य था, जब मुग़ल राज करते थे, तब भी ये जो ट्राइबल्स थे ना, फॉरेस्ट के बिल्कुल अंदर जाके रहते थे, डीप इनसाइड रहते थे और अनडिस्टर्ब्ड, मतलब इनको बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, और ये कैसे अपने जीवन को अपना कैसे पास करते थे, अपनी लाइफ कैसे पास कर रहे थे? हंटिंग से। ठीक है, हंटिंग करते थे, एग्रीकल्चर काम करते थे, हर्डिंग पशु पालते थे, है ना, एनिमल्स को पालते थे, हर्डिंग करते थे और फिशिंग से अपना लाइफ सर्वाइव करते थे। दे वर सपोज टू पे अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ मनी टू द मुगल अथॉरिटीज़ टू शो देयर एलिजेंस। और ये थोड़ा बहुत पैसे देते थे, नॉमिनल मतलब नाम मात्र। ठीक है, और नाम मात्र अमाउंट देते थे मुगल अथॉरिटीज़ को, ये दिखाने के लिए कि हम लोग आपके साथ हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉलोनियल रूल एंड द ट्राइबल्स। द मिनरल रिच रीजन ऑफ छोटा नागपुर विद रिजर्व्स ऑफ आयरन और कोल, माइका एंड बॉक्साइट वाज क्रूशियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री। अच्छा, जो छोटा नागपुर में बहुत सारे रिजर्व्स थे, बहुत सारे मिनरल्स वाली खाने थी, जिसमें क्या खास था? वहाँ पर आयरन और बहुत मिलता था, वहाँ पे कोल बहुत था, माइका और बॉक्साइट ये सब बहुत ज़्यादा मिलते थे छोटा नागपुर में। और ये ब्रिटिश अपने मतलब कब्जे में लेना चाहते थे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। द ब्रिटिश ऑल्सो needed timber for their fast expanding railways। और ब्रिटिशर्स को टिम्बर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। टिम्बर जो लकड़ी होती है वो अपने मतलब रेलवे ट्रैक्स अपना बिछा रहे थे ना, रेलवे ट्रैक्स बना रहे थे, अपने रेलवे ट्रैक्स को एक्सपैंड कर रहे थे, जिसके लिए उनको टिम्बर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी और फ्यूल के लिए ना, ये सब चीज़ें, इनको मिनरल्स वगैरह सब चाहिए थे। डेंस फॉरेस्ट इन द रीजन कुड प्रोवाइड देम टीक एंड सॉल। और जो डेंस फॉरेस्ट थे, बहुत ज़्यादा घने जो जंगल थे जहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे, है ना, वहाँ पर उन रीजन्स में वो टीक और साल के लिए वो जो रीजन्स थे बड़े फेमस थे। द आदिवासी एरिया इन द नॉर्थ ईस्ट वॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू द ब्रिटिश एज इट लिंक्ड इंडिया टू द इंडो चाइना एंड बर्मा। और जो आदिवासी जिस जगह पे रहते थे ना, जो कि नॉर्थ ईस्ट में था, ठीक है, वो वाला एरिया ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि वो जो बॉर्डर मतलब इस तरह का रीजन था वो जो कि इंडिया को इंडो चाइना से जोड़ता था, इंडिया और चाइना का बॉर्डर लगता था, समझो। ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी वाला जो एरिया था वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि वो एरिया की एक्चुअली बॉर्डर था इंडिया चाइना का और बर्मा का। ठीक है, इंडिया का बॉर्डर पे क्या आते थे? चाइना आ रहा था और बर्मा आ रहा था, तो ये बॉर्डर पे था। और ये क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि ये जो एरिया है ये हमारे कंट्रोल में आ जाए, हमारी कस्टडी में आ जाए, हमारे कंट्रोल में आ जाए, ताकि हम यहाँ पर अपना कंट्रोल ले सकें और
जो जापान और चाइना से उस बॉर्डर से जो अटैक होने थे उसके अगेंस्ट हम वहाँ पर अपनी सुरक्षा कर सकें। पर वहाँ तो ट्राइबल्स रहते थे, पर ये चाहते थे ब्रिटिशर्स कि हम लोग इस पे कंट्रोल कर लें, उस बॉर्डर्स पे जो इंडो चाइना वाला बॉर्डर है और जो बर्मा का बॉर्डर पड़ता था नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो वो हम लोगों के कब्जे में आ जाए, वो ये चाहते थे ब्रिटिशर्स। Thus, by the second half of the 18th century, the Britishers took over the tribal area of the central India and the northeast. और 18th सेंचुरी के हाफ तक ब्रिटिश ने पूरा कब्जा कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया सेंट्रल इंडिया पे और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश प्रूव्ड डिजास्ट्रस टू द सेल्फ सफिशिएंट एंड पीसफुल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स। और जब ब्रिटिशर्स इनकी ट्राइबल्स के एरिया में इन्होंने कब्जा जब कर लिया, तो ट्राइबल्स की लाइफ जो कि आराम से पीसफुली चल रही थी, वो एकदम से क्या हो गई, टेरिबल हो गई, डिज़ास्ट्रस हो गई, है ना। वो तो अपना आराम से एक पीसफुल लाइफ सर्वाइव करते थे जंगलों के बीच में, बट जब से उन ब्रिटिशर्स ने एंट्री करी तो उनकी जो लाइफ है वो डिज़ास्ट्रस हो गई। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज़। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड। इसमें क्या था, British policies often allowed moneylenders, traders and landlords to exploit the tribals. ब्रिटिश ने कुछ पॉलिसीज़ लगाई थी और जिसकी वजह से किसको फ़ायदा हुआ, मनी लैंडर्स को फ़ायदा हुआ, ट्रेडर्स को फ़ायदा हुआ और लैंडलॉर्ड्स को फ़ायदा हुआ, और उन्होंने जमकर ट्राइबल्स का फ़ायदा उठाया, ठीक है, इनसे बहुत काम निकलवाया। इन ट्राइबल सोसाइटीज़ द लैंड वॉज कॉमनली ऑन्ड बाय द मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी। और जब स्टार्टिंग में क्या था, ट्राइबल सोसाइटीज़ जो थी ना, उसमें जो लैंड थी वो किसके अंडर आती थी, सिर्फ कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे उन्हीं के पास थी। देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द लैंड। मतलब क्या था, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक जो लैंड थी, ट्राइबल एरिया वाली जो लैंड थी, वो एक एक अलग अलग मेंबर्स की नहीं होती थी, बल्कि कम्युनिटी ऑफ मेंबर्स थी, उन सबकी एक मिलकर ही ज़मीन होती थी। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटली ऑन्ड लैंड, ठीक है। और जब ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने कौन सा वो लागू किया कि हर एक की अपनी अपनी लैंड होगी। और क्या किया उन्होंने, अपने अपनी उनको लैंड भी दी, प्लस उस पर जो रेवेन्यू सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा, रेवेन्यू मतलब टैक्स बहुत लगा दिया उनको, उनको लैंड अलग अलग तो दे दी, पर उस पर जो क्या टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगाया, ठीक है। Since they were unable to pay the revenue, they were forced to borrow money from the money lenders at a very high rate of interest. और जब वो अपना जो लोन, अगर जैसे वो टैक्स नहीं दे पाते थे, ट्राइबल्स अपना टैक्स वो जो नहीं दे पाते थे, उनको फिर धक्के से क्या करते थे कि तुम मनी लेंडर से पैसा लो, है ना, वो मनी लेंडर से पैसा लो, बोरो करो और अपना इंटरेस्ट चुकाओ, ठीक है। उनको फोर्स किया जाता था कि तुम्हें टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, क्या तुम कैसे भी भरो, बेशक से किसी से भी पैसा उठाओ, पर तुम्हें टैक्स तो भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो मनी लेंडर से पैसा लेते थे टैक्स चुकाने के लिए, और मनी लेंडर उनको पैसा किस पे देते थे, बहुत हाई रेट पे देते थे, बहुत रेट मतलब उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगाते थे, ठीक है। इन केस दे वर नॉट एबल टू रीपे द लैंड रेवेन्यू और द लोन, देयर लैंड वॉज टेकन अवे फ्रॉम देम एंड दे बिकेम पेड वर्कर्स ऑन देयर ओन लैंड। और जब वो मनी लेंडर से पैसा ले लेते थे और जो मनी लेंडर को जो फिर वो पैसा वापस नहीं कर सकते थे ना, तो फिर क्या करते थे, उनको क्या कहते, उनसे उनकी ज़मीन ही ले लेते थे, ट्राइबल से उनकी ज़मीन ले लेते थे कि तुमने लोन तो चुकाया नहीं, तुमने हमारा टैक्स तो चुकाया नहीं, अब जो ये ज़मीन है उस पैसे के बदले में तुम्हारी ज़मीन अब हमारे नाम हो गई, ठीक है। और उनसे उनकी ज़मीन वापस उनसे ले ली जाती थी, और उस पे उसी ज़मीन पर उनको पेड वर्कर मतलब वो काम करते थे और काम का ही पैसा मिलता था, ज़मीन उनकी नहीं है, अब ज़मीन उनके नाम नहीं रही, पर जो उसी ज़मीन में उनसे काम करवाते थे और उसी के काम के थोड़े बहुत उनको पैसे दे देते थे। मनी लैंडर्स ऑफन टुक एडवांटेज ऑफ देयर इलिटरेसी एंड ट्रिक दैम इनटू साइनिंग और पुटिंग देयर थंब इम्प्रेशन ऑन द प्रॉपर्टी पेपर्स टू गेट होल्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी। और मनी लैंडर्स इतने चालाक थे ना, उनकी अनपढ़ता का फ़ायदा उठाते थे, वो पढ़े लिखे तो थे नहीं ट्राइबल्स, है ना, ट्राइबल्स तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो मनी लैंडर्स क्या करते थे ना, जिन्होंने उनको मनी दी थी, तो वो उनकी अनपढ़ता का फ़ायदा उठाते थे और उनका चालाकी करते थे, ट्रिक मतलब चालाकी करते थे, और उनसे उन बेचारों को पता भी नहीं होता था कि उनसे उनकी प्रॉपर्टी पे साइन करवा लेते थे, अंगूठा छपवा लेते थे, ठीक है, थंब इम्प्रेशन ले लेते थे कि अब ज़मीन जो तुम्हारी थी वो हमारी हो गई, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस एंड अथॉरिटी ऑफ ट्राइबल चीफ्स। ठीक है, बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश द ट्राइबल चीफ्स वर वेरी पावरफुल एंड एडमिनिस्ट्रेट द एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज विद लॉट ऑफ अथॉरिटी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो ट्राइबल एरिया के जो चीफ होते थे ना, उनके पास बहुत पावर थी, वो पूरा कंट्रोल करके रखते थे अपनी पूरे जो ट्राइबल एरिया था ना उनका, वो अच्छे से बढ़िया से कंट्रोल करके रखते थे, पूरी पावर थी उनके पास। दे एन्जॉयड द इकोनॉमिक पावर्स एंड ऑल्सो डिसाइडेड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द लैंड एंड द फॉरेस्ट टू बी फॉलोड बाय देयर ऑन पीपल। और वो जो चीफ थे, ट्राइबल चीफ थे, वो आराम से, मतलब उनके पास पैसे की पावर भी पूरी थी, और जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते थे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे सभी की फेवर के लिए बनाते थे वो, है ना। और सब पीपल उस जो भी रूल वो बनाते थे चीफ, सब पीपल उन रूल्स को फॉलो करते थे। फॉर दिस पर्पज़ दे इवन हैड देयर ऑन पुलिस, और इस पर्पज़ के लिए उनकी अपनी छोटे छोटे थोड़े बहुत तो लोग उन्होंने अपने एज ए पुलिस का काम भी करते थे। ठीक है, विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश द ट्रेडिशनल पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स वर स्नैच्ड अवे। और जैसे जैसे ब्रिटिशर्स की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुई उनकी ट्राइबल एरिया में, उनका ब्रिटिशर्स का आना जाना शुरू हुआ, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल चीफ का जो भी पावर थी ना सारी छीन ली, है ना। उनसे उनकी पावर्स जो थी आराम से, जैसे उन पावर इकोनॉमिक पावर्स थी, जो रूल एंड रेगुलेशन लगाते थे, सारी उनकी पावर्स उन्होंने छीन ली ब्रिटिशर्स ने। Though they were allowed to keep the land titles, they were required to follow the British laws, pay tribute to the British, and were required to discipline their people to fall in line with the requirement of the British. और उन्होंने फिर उनको क्या था कि मतलब जो भी ब्रिटिश ने लॉ जो भी लगाए थे उनको फॉलो करने पड़ते थे, और अपने लोगों को भी बोलना पड़ता था। उन्होंने मतलब चीफ ने अपने लोगों को भी समझाया कि जो ये ब्रिटिश रूल लगा रहे हैं उनको आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। फिर आई सेटल्ड एग्रीकल्चर। द ब्रिटिश वांटेड अ स्टडी एंड रेगुलेट इनकम। ब्रिटिशर्स क्या थे, उनको तो अपनी चाहिए थी लगातार बिना रुके इनकम आनी चाहिए, है ना। दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर और कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द आदिवासी एंगेजेस इन शिफ्टिंग और द झूम एग्रीकल्चर। पर उनको क्या डिफ़िकल्टी होती थी, उनको पैसा तो रेगुलर चाहिए था ब्रिटिशर्स को, ठीक है, पर इनको क्या दिक्कत आती थी, रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने में। आदिवासी से टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है, पर उनको वो दिक्कत आती थी क्योंकि वो शिफ्टिंग और झूम एग्रीकल्चर करते। शिफ्टिंग मतलब, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है, वो आदिवासी कौन सी एग्रीकल्चर करते थे, शिफ्टिंग मतलब आज यहाँ खेती करें, थोड़े टाइम बाद वो दूसरी जगह पे चले जाएंगे, वहाँ खेती करेंगे। तो शिफ्टिंग क्या एग्रीकल्चर की होने की वजह से ना, तो उनको टैक्स कलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत आती थी ब्रिटिशर्स को। They forced Adivasis to become settled cultivators and pay fixed land revenue to the company. फिर इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने आदिवासीज को धक्का किया कि तुम एक ही जगह पर टिककर कल्टीवेशन करो और एक फिक्स अमाउंट लैंड रेवेन्यू के तौर पे हमें दो, ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा। द ब्रिटिश एफर्ट्स टू सेटल झूम कल्टिवेटर्स वर ए फेलियर। पर जो ब्रिटिश ने एफर्ट्स लगाए कि वो एक ही जगह पर सेटल्ड वो झूम कल्टिवेशन करे, वो एक ब्रिटिशर्स के लिए फेलियर साबित हुआ। क्यों हुआ, देयर वर प्रोटेस्ट एवरीवेयर। सब जगह ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए इसके अगेंस्ट कि नहीं, हमने शिफ्टिंग कल्टिवेशन झूम एग्रीकल्चर हमने वही करनी है, हमने सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं करनी है। Because of scarcity of water and a dry soil, their fields did not produce enough or the fertility of the land declined after a few years. क्यों, क्योंकि जब एक जगह पर खेती करते थे ना, उससे वहाँ पर एक ही जगह पर खेती करने से पानी की कमी होती जा रही थी, ठीक है, पानी की स्कैसिटी हो गई, सॉइल ड्राई हो गई, है ना, फील्ड्स में अच्छे से खेती फसल नहीं हुई, फर्टिलिटी कम हो गई, है ना, लैंड की फर्टिलिटी। जब एक जगह खेती करते रहते हैं ना, तो वहाँ से उस जगह की फर्टिलिटी कम हो जाती है कुछ साल के बाद। और तो और मोर ओवर द ब्रिटिश लॉज फॉरबिड दैम टू शिफ्ट टू अनदर प्लेस। और उन्होंने मतलब ब्रिटिश लॉज उन्होंने मना किया कि हम नहीं चाहेंगे, हम दूसरी जगह पर जाके ही खेती करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली द ब्रिटिश हैड टू अलाउ दैम द राइट टू ट्रेडिशनल शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन द फॉरेस्ट। और अल्टीमेटली हार कर ब्रिटिशर्स को उनको अलाउ करना ही पड़ा ट्राइबल्स को कि अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम शिफ्टिंग कल्टिवेशन ही कर लो। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लॉज। द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लॉज बाय द ब्रिटिश गेव देम वाइड पावर टू कंट्रोल द फॉरेस्ट।
और ब्रिटिशर्स ने ऐसे ऐसे फॉरेस्ट लॉ लगाए जिससे कि मतलब पूरा कंट्रोल फॉरेस्ट पे किसका हो गया था, ब्रिटिशर्स का ही हो गया था। फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब अमेरिकन की ही प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई थी। फॉरेस्ट विच वर प्रोड्यूसिंग टिम्बर फॉर द ब्रिटिश वर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट जहाँ पर टिम्बर की प्रोडक्शन, जहाँ पर टिम्बर की लकड़ी बनती थी, है ना, फर्नीचर के लिए जो लकड़ी बनती थी, उस फॉरेस्ट को उन्होंने एज ए रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। रिजर्व मतलब यहाँ पर वो कहते हैं ये हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है, जहाँ पर टिम्बर की प्रोडक्शन हो रही है वो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व मतलब यहाँ किसी और का आना जाना नहीं होगा, वहाँ पर कौन आ जा सकेगा, सिर्फ ब्रिटिशर्स। ठीक है, उन्होंने ऐसे रूल लगा दिए। They were not allowed to do झूम कल्टिवेशन, मूव फ्रीली, कलेक्ट फ्रूट एंड हंट एनिमल्स, और ट्राइबल्स को तो बिल्कुल मना कर दिया कि उस रिजर्व फॉरेस्ट में तुम ना तो झूम कल्टिवेशन करोगे, ना तुम फ्रीली घूम सकते हो उधर, ना तुम अपने फ्रूट कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर जाओगे, ना कोई अपने एनिमल्स को हंट करने के लिए उस रिजर्व फॉरेस्ट में जाओगे। पूरा उनको टोटली बैन कर दिया वहाँ जाने के लिए। They were forced to move elsewhere and search for an alternative livelihood. उनको बेचारों को मजबूर होकर, ट्राइबल्स को मजबूर होकर इधर उधर जाना ही पड़ा, अपना दूसरा तरीका ढूंढना पड़ा अपना जीवन जीने के लिए। दिस कम्प्लीटली चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द आदिवासी, और इससे क्या हुआ, बेचारे जो ट्राइबल्स था आदिवासी से उनका लाइफ स्टाइल ही बदल गया। Imagine the condition of the tribals for whom forest was a way of life for several centuries to be deprived of their traditional habitat and means of livelihood. और अब आप इस चीज़ को इमेजिन करो, जो ट्राइबल्स सदियों से, कई सेंचुरीज से वहाँ पर फॉरेस्ट में रह रहे थे, पीसफुली रह रहे थे, अपना जीवन अच्छे से सर्वाइव कर रहे थे, और उनको उनके एरिया से ही निकाल दिया। उनके जहाँ पे वो ट्रेडिशनल उनका हैबिटेट था, पुराना हैबिटेट था, उनसे उनको वहाँ से निकाल दिया और उनको मतलब भटकने के लिए मजबूर कर दिया। द ब्रिटिश लेटर रियलाइज देयर वॉज नो लेबर अवेलेबल फॉर कटिंग टिम्बर इन द फॉरेस्ट एज द ट्राइबल हैड मूव्ड अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट। पर बाद में ब्रिटिशर्स को क्या रियलाइज़ हुआ कि अरे हमने उनको ट्राइबल्स को अपनी जगहों से निकाल तो दिया, पर जो रिजर्व में टिम्बर उगे हुए हैं उनको काटेगा कौन, उन फॉरेस्ट जो लकड़ी को काटेगा कौन, क्योंकि उनको तो काटना आता नहीं था, है ना। वो कटिंग कौन कर सकता था, ट्राइबल्स वर मतलब उनकी हैबिट थी, वो काट लेते इजीली। फिर थोड़े टाइम बाद उनको रियलाइज़ हो गया अब हमने गलती कर दी, क्या करें, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, दे गिव द ट्राइबल्स स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड इनसाइड द फॉरेस्ट फॉर कल्टिवेशन विद द कंडीशन दैट दे विल प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उन्होंने छोटे छोटे लैंड फॉरेस्ट की कल्टिवेशन के लिए ट्राइबल्स को दे दिए, उनको थोड़े बहुत जो लैंड्स थे ना, ताकि वो अंदर आके रह सकें, क्योंकि उनको अपना मतलब था। अपना मतलब क्या था कि लकड़ी कटवाएं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, चलो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत लोग यहाँ अंदर रह सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो, पर कंडीशन क्या लगा दी कि तुम्हें हमें लकड़ी काटने के लिए अपने लोग देने पड़ेंगे। सच सेटलमेंट वर कॉल्ड फॉरेस्ट विलेजेस, और इस तरह के सेटलमेंट को क्या बोला गया, फॉरेस्ट विलेजेस। अब आया ओपन रेबेलियन। द आदिवासीज कंसिडर्ड दैट द फॉरेस्ट इट्स प्रोड्यूस ट्रेडिशनली बिलोंग टू देम। धीरे धीरे आदिवासी को क्या लगा कि अरे भाई जो ये फॉरेस्ट हमसे छीन लिया गया ये तो हमारा ही था। दे स्ट्रांगली रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। फिर उन्होंने बड़ा जम के इसका विरोध किया, ट्राइबल्स ने, है ना, ट्राइबल्स ने बड़ा जम के विरोध किया कि तुम्हारे लॉ यहाँ नहीं चलेंगे। दे डिसओबेड द न्यू रूल्स। उन्हें सारे जो भी ब्रिटिशर्स ने न्यू रूल लगाए थे ना फॉरेस्ट से रिलेटेड, उन्होंने मानने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया, ट्राइबल्स ने, है ना। एंड कॉन्टिन्यूड विद द प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड इट एट टाइम्स रोज इन ओपन रेबेलियन। और फिर बस उन्होंने डिसओबे किया तो ब्रिटिशर्स को गुस्सा तो आना था, फिर दोनों के बीच में एक ओपन मतलब एक युद्ध छिड़ गया समझो। सच वाज द रिवोल्ट ऑफ सोंग्राम संगमा इन 1906 इन असम। और फिर उनके बीच में किस के बीच में, ब्रिटिशर्स और ट्राइबल्स के बीच में सबसे पहला स्टार्ट हो गया, रिवोल्ट स्टार्ट हो गया सोंग्राम संगमा, जो कि 1906 में हुआ था, असम में स्टार्ट हुआ था। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। और सेंट्रल जो स्टेट्स थी उसमें कौन सा रिवोल्ट स्टार्ट, किस नाम का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, फॉरेस्ट सत्याग्रह। वो 1930 में स्टार्ट हुआ था सेंट्रल स्टेट्स में।
फिर नेक्स्ट टॉपिक है क्रिश्चियन मिशनरीज। द क्रिश्चियन मिशनरीज वर एक्टिव इन सम ट्राइबल एरियाज। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो कुछ ट्राइबल एरियाज में बड़े एक्टिव थे, मतलब उसमें बड़ा काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे अब सुनो आप। दिस कॉज रिजेंटमेंट अमंग द ट्राइबल्स हु फेल्ट दैट देयर रिलीजन वॉज थ्रेटन्ड। इनका क्या काम था, क्रिश्चियन मिशनरीज का काम क्या था कि वो लोग क्रिश्चियन मिशनरीज थे क्या करते थे, आप सबको मजबूर करते थे, फोर्स करते थे कि तुम क्रिश्चियन धर्म को अपना लो। ठीक है, इस वजह से जो ट्राइबल्स थे उनके बीच में गुस्सा था, उनको डर भी था कि ये हमारा जो है जिस हमारे धर्म को वो चेंज ना कर दे। दे फियर दैट द मिशनरीज माइट कन्वर्ट इनटू, कहीं उनको ये डर था, ट्राइबल्स को ये डर सता रहा था कि मिशनरीज थे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे इनको फोर्सफुली या धक्के से उनको क्रिश्चियन ना बना दे। फिर आया कैश क्रॉप्स। The British recklessly cleared forests to expand cultivation of commercial crops and meet their timber needs. फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरी तरीके से फॉरेस्ट को साफ करना स्टार्ट किया। क्लियर करना मतलब साफ नहीं, काटना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर करना मतलब फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर दिया। क्यों, ताकि वो अपनी कमर्शियल क्रॉप्स वहाँ पर उगा सकें। ठीक है, फॉरेस्ट काटते गए ताकि वो अपनी कॉमर्शियल, जिनसे बहुत पैसा आता है, कैश क्रॉप्स जिसे बोलते हैं, उस तरह की क्रॉप्स लगा सकें। आदिवासीज वर फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स। आदिवासी को फोर्स किया गया, तुम इंडिगो उगाओ, तुम्हें पॉपी उगानी पड़ेगी, कॉटन कल्टीवेशन करनी पड़ेगी, जूट करनी पड़ेगी। ठीक है, इनको फोर्स किया गया कि तुम्हें कैश क्रॉप्स ही उगानी है और कोई क्रॉप नहीं उगानी, बस अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स को जिन क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट थी ना, हाँ ना, जो मतलब कीमती थी, इससे बहुत पैसा आता था ब्रिटिशर्स को ना, इन क्रॉप्स को बेचने से ब्रिटिशर्स के पास बहुत पैसा आता था। इसी वजह से इन्होंने आदिवासी को फोर्स किया कि तुम किस चीज़ की कल्टीवेशन करोगे, इंडिगो, पॉपी, कॉटन एंड जूट की कल्टीवेशन करोगे। आदिवासीज वर फोर्स टू वर्क ऑन द प्लांटेशन ऑन लो सैलरी, और उनको धक्के से काम करवाया गया कि तुम्हें ये प्लांटेशन करनी पड़ेगी और तुम्हें कम से कम तनख्वाह मिलेगी, कम से कम तनख्वाह पे ही तुमसे काम करवाएंगे। फ्रॉम द लेट 19th century द ट्राइबल्स वर rescued in not rescued it's recruited in large numbers to work at the tea plantation in Assam। और लेट 19th सेंचुरी में ट्राइबल्स को चुनना स्टार्ट किया गया, इनको सिलेक्शन स्टार्ट करी गई ताकि इनको असम में भेजा जा सके टी प्लांटेशन के लिए, है ना। ब्रिटिशर्स ने क्या करना था, इनको यूज़ करना था। टी प्लांटेशन असम में अब कौन काम करेगा, तो इन्होंने क्या किया कि टी प्लांटेशन में उनको लोग तो चाहिए थे ब्रिटिशर्स को, तो इन्होंने क्या किया, ट्राइबल एरिया में से कुछ लोगों को छांटना शुरू किया, चुनना स्टार्ट किया और उनको टी प्लांटेशन असम की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया कि तुम वहाँ जाकर टी प्लांटेशन करो, और कुछ को कोल माइंस में भेज दे जो कि झारखंड में थी। ठीक है, दे वर रिक्रूटेड थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम वेरी लो वेजेस। और इनको किसने रिक्रूट किया था, इन सभी ट्राइबल्स को कौन रिक्रूट कर रहे थे, कुछ ठेकेदार थे, कुछ कॉन्ट्रैक्टर थे जो कि इनको काम तो पूरा लेते थे, है ना, 100% काम लेते थे, पर सैलरी देते थे बहुत ही कम। ठीक है अब है एनालाइजिंग इफेक्ट क्या है। वर्किंग डीप डाउन इन द डार्क एंड सफोकेटिंग माइंस वाज नॉट ओनली बैक ब्रेकिंग एंड डेंजरस। जो डीप माइंस में जब काम करने के लिए ट्राइबल्स को भेजा गया, तो वो जो माइंस थी ना, वो बड़ी सफोकेटिंग थी, उसमें काम करना आसान नहीं था क्योंकि वो डीप डाउन द अर्थ थी ना, बहुत नीचे थी, जहाँ पे सफोकेशन मतलब ऑक्सीजन ही नहीं थी इतनी। तो उससे क्या होता था, उनको थकावट, तो ट्राइबल्स को थकावट तो होती थी, थकावट के साथ साथ वो चीज़ डेंजरस भी थी। वो जो माइंस थी ना, कोल माइंस, वो बहुत डेंजरस थी क्योंकि वो ज़मीन के बहुत ज़्यादा अंदर जाकर थी। इट वॉज ऑफन लिटरली किलिंग, और ये समझो कि मरने के बराबर ही काम था वहाँ पे। In 1920s, about 50% of the miners in the Jharia and Raniganj coal mines of the Bihar were tribals. Over 2,000 workers died every year in the coal mines in India. और 1920s में क्या हुआ था, जितने भी झाड़िया रानीगंज में कोल माइंस थी ना, 50% उसमें वर्कर्स कौन थे, ट्राइबल्स थे। ठीक है, 50% काम करने वाले वर्कर्स कौन थे, ट्राइबल्स ऑफ बिहार के थे, वो बिहार के ट्राइबल्स से 50%। ठीक है, और हर साल 2000 से भी ज़्यादा वर्कर्स इन कोल माइंस में हर साल मारे जाते थे।
In the 18th century, there was a great demand for the fine quality of Indian silk in the European market. और 18th century में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डिमांड आई सिल्क की, ठीक है। इंडियन सिल्क सबसे बढ़िया क्वालिटी का सिल्क माना जाता था यूरोपियन मार्केट में, ठीक है। तो यूरोप में इंडियन सिल्क की इतनी डिमांड हुई, to encourage silk production, the silk traders sent in their agents who gave loans to the Santhal tribes in हज़ारीबाग प्रेजेंट डे झारखंड टू रियर द कोकून्स। और फिर क्या हुआ, कुछ ट्रेडर्स ने क्या किया ना, जो सांथल ट्राइब के जो थे ट्राइबल्स थे ना, जो कि हज़ारीबाग और आज हज़ारीबाग के थे, उस टाइम हज़ारीबाग था उस एरिया का नाम, अब झारखंड बोलते हैं। तो संथल ट्राइब्स को उन्होंने कुछ ट्रेडर्स ने मतलब एनकरेज किया या उनको फोर्स किया जिस तरह से भी कि तुम्हें सिल्क प्रोडक्शन करनी है, तुम्हें कोकून्स को रियर करना है, ठीक है। सिल्क वॉर्म को कीड़ा सिल्क वॉर्म को पालना है, उनको रियर करना है और उनसे कोकून्स तैयार करवाना है। कोकून्स से ही क्या बनता है, सिल्क थ्रेड बनता है, ठीक है। तो दे बोट द कोकून्स फ्रॉम द सैंथल्स एट ए वेरी, और जो थे कॉन्ट्रैक्टर्स थे ना, जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने क्या किया कि सैंथल जो ट्राइबल्स थे उनसे कोकून का काम तो करवा लिया उन्होंने, बेचारों ने स्टार्ट तो कर दिया कि कोकून की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, पर वो उनसे जो ब्रिटिश एजेंट्स थे वो कोकून्स ले आते थे, बड़े ही सस्ते रेट में ले लेते थे, ठीक है, ठीक है। और उनको किस में 5 गुना ज़्यादा प्राइस में बेचते थे। एजेंट्स क्या करते थे, ट्राइबल्स से जो कोकून उन्होंने रियर किया होता था उनसे कोकून खरीद लेते थे बड़े ही सस्ते रेट में, ठीक है। और सस्ते रेट में खरीद लिया, पर यूरोपियन मार्केट में क्या किया, उसको 5 टाइम्स के रेट पर बेच देते थे। द मिडल मैन मेड ह्यूज प्रॉफिट्स वेयर सिल्क ग्रोअर्स अर्नड वेरी लिटल। तो जो इसमें मिडल मैन था, जो बीच में कौन था, एजेंट ही थे, बीच में कौन था, एजेंट थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हो रहा था, एजेंट्स का हो रहा था। और होना किसका चाहिए था, जो सिल्क ग्रो कर रहे थे। और सिल्क कौन ग्रो कर रहा था, सैंथल ट्राइबल्स। उन बेचारों को तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिडल मैन को हो रहा था, है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक है द ट्राइबल्स रिवोल्ट। द अबव मेंशन्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड द रिलीजियस रीजन्स लेड टू अ सीरीज ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब पता है कि उनको सोशली पूरा टॉर्चर किया जाता था, इकोनॉमिकली, है ना, सस्ता लेके महंगे में खुद बेच रहे थे, तो वो बहुत टॉर्चर हो रहे थे, रिलीजियसली उनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था ट्राइबल्स को। तो अल्टीमेटली सब सहन करते करते उनके मन में भी गुस्सा फूट पड़ा, ट्राइबल्स के मन में भी, कि इनसे बदला लेना ही पड़ेगा। Through the 19th and the 20th centuries, tribal groups across the country rebelled against the changes in the land laws. उन्होंने क्या किया, जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड जितने भी लॉज उन्होंने ब्रिटिशर्स ने लगाए थे ना, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर दिया। द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज टू दैम, द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। उन्होंने इस चीज़ को मानने से, सब रिस्ट्रिक्शंस जो उन पर लगाई थी, रिस्ट्रिक्शंस मानने से मना कर दिया, जो भी नए टैक्सेस लगाए थे वो सब मानने से मना कर दिए, ठीक है। इन बंगाल एंड बिहार देयर वर मोर देन 50 मेजर रेबेलियंस अपार्ट फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ माइनर वंस बिटवीन 1756 एंड 1856, ठीक है। छोटे मोटे तो बहुत, मतलब कई 100 में हो गए, पर 50 मेजर जो रेबल्स हुए थे, रिवोल्ट हुए थे, 50 मेजर थे। और जो छोटे मोटे तो कितने ही हो गए होंगे, 1756 से लेके 1850, 100 ईयर्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि रिवोल्ट ऑफ महापाड़ियाज इन 1772 एंड द छऊ रेबेलियन इन 1774, ये मेन थे। उसके अलावा और कौन कौन से रिवोल्ट थे, सम ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स वर द कोल्स रेबेलियन इन 1831-32, संथल्स रेबेलियन इन जून 1855 एंड द बस्तर रेबेलियन इन सेंट्रल इंडिया इन 1910, वर्ली रिवोल्ट महाराष्ट्र 1940 में हुआ था, मंडा रेबेलियन हुआ था 1895 में। तो ये कुछ रिवोल्ट्स के नाम थे, ठीक है, जो कि ट्राइबल्स और ब्रिटिशर्स के बीच में हुए थे। फिर है इन 1780 बाबा तिलखा माझी हु लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। इसके बाद 1780 में एक ट्राइबल था जिसका नाम था बाबा तिलखा माझी, ठीक है। उसने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ में रिवोल्ट स्टार्ट किया
और जब वो उस दौरान जब वो रिवोल्ट कर रहा था उसको पकड़ लिया ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, ठीक है। बाबा तिलका माझी को ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने पकड़ लिया और उसको टॉर्चर करते हुए, टॉर्चर कैसे किया था, उसको घोड़े से बांध दिया था और फिर उसको घोड़े से बांध कर घसीटते हुए, है ना, ड्रैग करते हुए कलेक्टर्स के ऑफिस में ले गए, ठीक है। हिज बॉडी वॉज हंग फ्रॉम ए बैनियन ट्री टू टीच अदर्स अ लेसन, और उसकी बॉडी को बाबा तिलका माझी की जो बॉडी को उन्होंने किससे टांग दिया, बैनियन ट्री से टांग दिया, ताकि दूसरों के लिए एक सबक बन सके। क्या सबक बन सके? कि कोई भी इसकी तरह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना बोले, है ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना कोई बोले। इस वजह से उसको इन्होंने इस तरह की सज़ा दी कि उसको बैनियन ट्री से टांग दिया। इसके बाद एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है ये केस स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा एक जो केस स्टडी है ये 1875 से लेके 1900 के बीच में हुई थी। अब ये बिरसा मुंडा कौन था? बिरसा मुंडा वॉज एन इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, अ लीडर एंड ए फॉक हीरो हु बिलोंग टू द मुंडा ट्राइब्स। अब बिरसा मुंडा एक वो इंडियन ट्राइबल था और ये फ्रीडम फाइटर था, अपने लिए, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहा था। ये लीडर भी था और अपने जो फॉक ग्रुप था, उनका जो ग्रुप था उसका हीरो भी था, जो कि मुंडा ट्राइब से बिलोंग करता था। He spearheaded an Indian tribal movement and rose in the tribal belt of modern day Bihar and Jharkhand in the late 19th century. फिर उसने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, 19th सेंचुरी में, जब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बिरसा मुंडा वॉज, अच्छा ठीक है, तो बिरसा मुंडा वॉज कब बोर्न हुआ था? 1870 में बोर्न हुआ था, एक पुअर फैमिली में बोर्न हुआ था, अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहरा फॉरेस्ट के अराउंड में इसका बर्थ हुआ था। His father moved from place to place looking for work as he grew up. और उसके जो उसके फादर थे वो इधर से उधर घूमते रहते थे, किस लिए? खाने की तलाश में, काम की तलाश में ना। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, बिरसा मुंडा बड़ा हो रहा था, तो उसने कई कहानियाँ, कई टेल्स को सुना, कई कहानियों को सुना जो कि मुंडा रिवोल्ट्स के बारे में, है ना, ऑफ द पास्ट एंड सॉ लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट अगेन। उसने मतलब उस कई सारी कहानियाँ सुनी थी अपने पास्ट में, और वो देखता था कि जो लीडर्स थे ना, जो मुंडा ट्राइबल्स के जो लीडर्स थे, वो कम्युनिटी से बार बार बोलते थे कि दोबारा से रिवोल्ट स्टार्ट करो। द मुंडाज रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स because by the Forest Regulation Act passed by the British, the Mundas lost their traditional rights to the land एंड प्रोड्यूस ऑफ देयर फॉरेस्ट। जब मुंडास ने क्या किया, मुंडास ट्राइब्स ने क्या, रिवोल्ट, एक युद्ध, विरोध स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर्स का। कब स्टार्ट किया? जब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट पास किया ना, तो उस दौरान उस एक्ट के, उसमें एक्ट में क्या था, इनके ट्रेडिशनल जो राइट्स, इनके जो खुद के राइट्स थे ना, फॉरेस्ट से रिलेटेड, अपने लैंड से रिलेटेड, उनके राइट्स ही ख़त्म कर दिए थे ब्रिटिशर्स के लॉज ने, ठीक है। देयर लैंड वॉज बींग ग्रैब्ड बाय द नॉन ट्राइबल्स, और उनकी लैंड को किसने हथिया लिया था? मुंडास ट्राइबल्स की जो लैंड थी उसको किसने हथिया लिया था? नॉन ट्राइबल्स ने, ठीक है। नॉन ट्राइबल, वो ट्राइबल्स नहीं थे, उनकी लैंड को बाहर वालों ने हथिया लिया था, जिसको एक वर्ड देंगे नाम में, डिकूस बोलते जिसे। ड्यू टू देयर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन द आदिवासीज वर अनेबल टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ क्रॉप डिमांडेड बाय द ब्रिटिश, ठीक है। और इसकी वजह से, जो उनके ट्रेडिशनल मेथड की कल्टीवेशन की वजह से, आदिवासी जो थे, ये मुंडास कल्टीवेशन, जो मुंडास ट्राइबल्स से जो आदिवासी थे, वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, जो मुंडा ट्राइबल्स वाले लोग थे ना, वो ट्रेडिशनल तरीके से जो कल्टीवेशन करते थे, ठीक है, पर ब्रिटिशर्स की क्या डिमांड थी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप चाहिए थी, पर उनकी कल्टीवेशन जो उनका तरीका था, मुंडा जो ट्राइबल्स का जो तरीका था, उसकी वजह से मतलब अच्छी सी खेती नहीं हो पा रही थी। द ब्रिटिश देयरफॉर ब्रॉट आउटसाइडर्स टू कल्टिवेट द लैंड। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि अब तुम्हारी जगह हम बाहर वालों को ला रहे हैं लैंड को कल्टिवेट करवाने के लिए। द मुंडा चीफ्स वर रिप्लेस्ड बाय ठेकेदार्स और द न्यू लैंडलॉर्ड्स। और जो मुंडा ट्राइबल्स के जो थे चीफ, उनकी जगह किसको लगा दिया गया? ठेकेदार को लगा दिया, और कुछ नए लैंडलॉर्ड्स को मतलब उनकी जगह पे रिप्लेस कर दिया गया। द मुंडास नाउ बिकेम टेनेंट्स ऑफ द न्यू लैंडलॉर्ड्स। अब मुंडास क्या हुए? उनको हटा दिया, अब इनको मतलब किराए पे उनके काम करने लगे, टेनेंट्स की तरह काम करने लगे।
ज़मीन के मालिक वो खुद ही थे, पर वो एज ए टेनेंट ही उनके वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स के पास काम करने लग गई। एंड वर फोर्स टू पे रेंट टू दैम, और उनको मतलब धक्का किया जाता कि तुम्हें किराया देना ही देना पड़ेगा। इफ़ दे वर अनेबल टू रिपे लोन्स दे वर एविक्टेड फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल लैंड, और जब वो उनको लोन नहीं चुकता कर पाते थे, उनको उनकी ज़मीन से, जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, एंसेस्ट्रल लैंड थी, उससे उनको एविक्ट मतलब निकाल देते थे। ठीक है, वही पहले वाला केस हो गया कि जब वो लोन को नहीं चुकता कर पाते थे तो उनसे ज़मीन छीन लेते थे उनकी, है ना, फोर्सफुली धक्के से ही साइन करवा लेते थे। ठीक है, बिरसा मुंडा लेड द मुंडा रेबेलियन एंड द ब्रिटिश रूल इन द एरिया। फिर बिरसा मुंडा, जिस पर्सन की भी स्टार्टिंग में बात करी थी, उसने मुंडा रेबेलियन दोबारा से स्टार्ट किया और अल्टीमेटली ब्रिटिश का कब्जा अपने खुद के एरिया से रूल को ख़त्म करवाया। He urged the people that as the descendants of the original settlers of the region, they must win back their kingdom. Birsa wanted to set up a Munda Raj with Birsa as its head. तो वो अपना एक राज, मुंडा राज अपना बनाना चाहते थे, जिसमें कि हेड कौन होगा? बिरसा। जिसका हेड कौन था? बिरसा। The Mundas considered बिरसा टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हैविंग डिवाइन पावर्स। और जो मुंडास ट्राइबल्स के लोग थे ना, बिरसा को भगवान ही मानने लग गए थे। He called their revolt as Ulugan or the Great Revolt and waged a series of wars against the British। और उन्होंने अपने रिवोल्ट को क्या बोला? ये उलुगा है, और इसको ग्रेट रिवोल्ट का नाम भी दिया गया। और ये कई सीरीज़ में हुआ, एक बारी में लड़ाई से बात नहीं बनी, कई दिनों तक, कई महीनों तक ही ये सीरीज़ ऑफ वार चलते रहे मुंडास और ब्रिटिशर्स के बीच में। He adopted guerrilla warfare and started violent attacks on missionaries, British officers and landlords। इन्होंने क्या करा? जो मुंडा ट्राइबल्स के लोग थे वो किस तरह का वॉर करते थे? गुरिल्ला वॉर होते हैं छोटे छोटे झुंड में अटैक करना और एकदम से अटैक कर देना, बिना बताए कहीं से भी छोटे छोटे झुंड में निकल कर अटैक कर देते थे। ठीक है, तो मुंडास जो ट्राइबल्स थे उनका तरीका क्या था वॉर करने का? गुरिल्ला वारफेयर था। ठीक है, और उन्होंने वायलेंट अटैक स्टार्ट किए। किसके अगेंस्ट स्टार्ट किए? जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनके अगेंस्ट वार स्टार्ट किए, ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ वार स्टार्ट किया इन्होंने, और लैंडलॉर्ड्स के साथ। मैनी ब्रिटिश पुलिसमैन वर किल्ड एंड मैनी बिल्डिंग्स डैमेज्ड। और इस सीरीज ऑफ वॉर में कई ब्रिटिश पुलिसमैन मारे गए, कई बिल्डिंग खराब हुई, कई बिल्डिंग डैमेज हुई, है ना। He asked the people not to pay rent to the British। और बिरसा मुंडा ने कहा अपने ट्राइबल्स के लोगों को कि तुम्हें कोई भी रेंट देने की ज़रूरत नहीं है ब्रिटिशर्स को। हंड्रेड्स ऑफ मुंडास ऑल्सो लॉस्ट देयर लाइव्स इन देयर रिवोल्ट। और इस जो रिवोल्ट में पुलिसमैन ब्रिटिशर्स के लोग तो मारे गए थे बीच, और कई मुंडास जो ट्राइबल्स के लोग थे वो भी बेचारे इस रिवोल्ट में शहीद हुए, है ना। मैनी ट्राइबल्स वर अरेस्टेड, और कई ट्राइबल्स को अरेस्ट कर लिया गया। द ब्रिटिश अरेस्टेड बिरसा इन 1895 ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। और ब्रिटिश ने अल्टीमेटली 1895 में राइटिंग होता है, उसने दंगे मतलब लड़ाइयाँ झगड़े करवाए थे ना, युद्ध करवाए थे। राइटिंग होता है कि उसने दंगे फैलाए थे, है ना। उसने मतलब ब्रिटिशर्स और अपने ट्राइबल्स के बीच में दंगे स्टार्ट करवाए थे। इसकी वजह से उस पर ये चार्ज लगाया कि तूने दंगे करवाए हैं, बहुत सी लोग की मौत का जिम्मेदार तू है। तो इसी वजह से उसको 2 साल की जेल कर दी गई। ऑन बीइंग रिलीज इन 1897, और जब 1897 में 2 साल के बाद रिलीज़ हुआ, बिरसा टूर्ड हिज विलेजेस टू गैदर सपोर्ट एंड राउज द पीपल आस्किंग देम टू डिस्ट्रॉय रावना। और जब 2 साल के बाद वो रिलीज़ हुआ, जेल से छूटा, तो उसने अपने लोगों से दोबारा कहा कि हमें रावण को मारना है। रावण का मतलब क्या है? उसका किससे मतलब था कि डिकूज को मारना। डिकूज थे आउटसाइडर, है ना, जो उनके ट्राइबल एरिया में जो बाहर से काम करने आ रहे थे ना, नॉन ट्राइबल जिसे बोलते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं डिकूज। तो हमें कहता है, वो कहता है हमें यूरोपियंस को मारना है, और जितने भी आउटसाइडर्स आ रखे हैं ना, इनको हमें डिस्ट्रॉय करना है ना। इसने इनको रावण का नाम दिया। एंड एस्टैब्लिश ए किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। और उसने एक किंगडम बनाई जिसका लीडर कौन था? बिरसा मुंडा था।
दे रेज्ड अ वाइट फ्लैग एज सिंबल ऑफ बिरसा राज, और उनका सिंबल क्या था, एक वाइट कलर का फ्लैग उन्होंने अपना सिंबल बनाया। द रिवोल्ट रॉक्ड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और उस रिवोल्ट ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा का पूरा हिलाकर रख दिया। फिर 1900 में इन 1900 वन ऑफ हिज ओन मैन बिट्रेड हिम, और 1900 में क्या हुआ, उसके अपने ही ट्राइबल के किसी आदमी ने उसको चीट किया, उसे धोखा किया, बिट्रे मतलब चीट किया उसको। ही वॉज अरेस्टेड इन 1900, वो उसको फिर दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। देखो ऊपर पिक्चर में भी दिखाया है कि उसको दोबारा से अरेस्ट कर लिया 1900 में। एंड सून आफ्टर एट द एज ऑफ 25 बिरसा डाइड ऑफ कॉलरा, और उसके अरेस्ट होने के बाद ही कुछ टाइम बाद ही, जब वो 25 साल का था, उसकी डेथ हो गई। बिरसा मुंडा की डेथ हो गई कॉलरा डिजीज़ से, हैजा से, है ना, कॉलरा से वो बिरसा मुंडा मारा गया। The movement died down after Birsa's death, but the revolt forced the British government to introduce laws so that the land of the tribals could not be taken over by the Dikus. अब जब वो बिरसा मुंडा मारा गया, बिरसा मुंडा की डेथ के बाद उसका रिवोल्ट भी बंद हो गया, ख़त्म ही हो गया समझो, है ना। पर ब्रिटिशर्स ने एक रूल लगाया जिसमें क्या था कि जो लैंड थी ना, ट्राइबल्स की जो लैंड थी, अब वो ट्राइबल्स की लैंड बाहर वाले नहीं ले सकते थे। मतलब इस रिवोल्ट का एक फ़ायदा हुआ कि जो ब्रिटिशर्स पहले आउटसाइडर्स को बुला लेते थे ना, कि बाहर वालों को बुला लेते थे खेती करने के लिए कि तुम इनकी लैंड पे आकर कल्टीवेशन करो, अब ये रूल नहीं, उसने मतलब ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटली इस रूल को हटाना पड़ा। क्यों? ब्रिटिशर्स को भी समझ आ गई थी कि इनको इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता। द ब्रिटिश ऑल्सो अंडरस्टूड दैट ट्राइबल्स कुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड एज दे न्यू हाउ टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। मतलब ब्रिटिशर्स को समझ आ गई थी कि ट्राइबल्स को भी अपने हक के लिए लड़ना अब आ गया है। अगर उनके साथ कोई भी इनजस्टिस होगी, कुछ भी अन्याय होगा, तो ट्राइबल्स प्रोटेस्ट कर देंगे। ये इस चीज़ की समझ ब्रिटिशर्स को आ गई थी। His portrait hangs in the central hall of the Indian Parliament, और अब जो बिरसा मुंडा का जो पोर्ट्रेट है वो आज की डेट में भी सेंट्रल हॉल है जो इंडियन पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है, उसमें बिरसा मुंडा का आज की डेट में भी ना पोर्ट्रेट टंगा हुआ है। ही इज़ द ओनली ट्राइबल लीडर टू हैव रिसीव्ड दिस ऑनर। और देखो ये कितनी बड़ी बात है कि वो एक ऐसा ही, सिर्फ अकेला ऐसा ट्राइबल रहा है जिसका एक पोर्ट्रेट टंगा हुआ है। ठीक है, अब वोकैबुलरी में गोरिल्ला वारफेयर क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ वारफेयर इन विच स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स कैरी आउट द सरप्राइज्ड रेड्स ऑन अ लार्जर एम्बरी। गोरिल्ला वारफेयर, जैसे अब मैंने आपको भी बताया है कि ये छोटे छोटे ग्रुप्स में एकदम से कहीं से भी निकलकर बड़ी सी आर्मी पे अटैक कर देते थे, है ना।